अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर रिज़वान और मैं आज आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स का लास्ट टॉपिक कंक्लूड करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि आप लोगों ने मेजर चीज़ें समझ ली हैं, क्लासिफिकेशन समझ ली हैं, बॉन्डिंग समझ ली हैं, मगर इट्स ए काइंड ऑफ फाउंडेशन लेक्चर। और मैं ये फाउंडेशन लेक्चर इसलिए आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ताकि वो बच्चे जिन्होंने मुझे पर्सनल कांटेक्ट किया और उनको इस बॉन्डिंग्स के बारे में और जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हैं या जो होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं इनके बॉन्डिंग्स के बारे में नहीं समझ आ रही थी, मैं उनको थोड़ा सा एलैबोरेट करने जा रहा हूँ। तो इन वन सेंस ये एक रिपीट टॉपिक होगा, होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसेकेराइड का इनसाइट। तो हम लोग इनसाइट इसलिए समझना चाहते हैं कि ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि जो आप लोगों ने जो होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड पढ़ा वो असल में कैसे था। क्योंकि जब हम लोग जर्नली बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स ग्लूकोज या जो मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स हैं ये आपस में बॉन्ड के थ्रू एक लंबी चेन बनी हुई होती है। यानी ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बताई जाती है कि हमारे पास बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स के जो यूनिट्स हैं वो आपस में थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिले हुए होते हैं। और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है तो इनको एक लंबी चेन में बांध के एक पॉलीसेकेराइड यूनिट बनाती है। पॉलीसेकेराइड का मतलब ये है कि ये बहुत सारे सेकेराइड यूनिट्स जो हैं तो आपस में जुड़े हुए होंगे और ये ज़रूरी है कि ये मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स हों। यानी ये जो मोनोसेकेराइड के जो यूनिट्स हैं ये मोर देन 10 होने चाहिए। अब मैं बहुत बेसिक्स से आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ ताकि वो बच्चे जिनकी के जो कन्फ्यूजन्स रह गई हैं वो इन कन्फ्यूजन्स को दूर कर लें। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें आज एडवांस वो बताऊंगा जो कि आप लोगों ने उस दिन बुक में देखा था और उस चीज़ को जो बच्चे नहीं समझ सके वो आज इस बात को समझ लें। तो आप लोगों ने देखा था कि ये है एक ग्लूकोज़, ये एक ग्लूकोज़ यूनिट है। तो ये ग्लूकोज़ का जो यूनिट होता है इस ग्लूकोज़ के स्ट्रक्चर को आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से समझा भी और आप लोगों को समझ आती भी है कि ये ग्लूकोज़ जो है, अगर मैं यहाँ पर ये ग्लूकोज़ बना रहा हूँ तो ये एक ग्लूकोज़ है, ये C2H OH और यहाँ पर H, ये हमारे पास एक ग्लूकोज़ है। जब कोई ग्लूकोज़ दूसरे ग्लूकोज़ के साथ यहाँ पर मिल के आपस में जब ये बॉन्डिंग बनाता है, ये ग्लूकोज़ की जो लिंकेज थी, मैं अगर इसको थोड़ा सा रफ़ बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से मैं ये बात समझा सकूँ। ये मेरे पास एक दूसरा ग्लूकोज़ का यूनिट है, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम है कि मैं ये OH नीचे लगा रहा हूँ, ये CH2OH ऊपर, ये H, ये आप लोगों को मालूम है कि क्यों है। अब यहाँ पर जो मेरे पास जो आप लोगों को समझाने की चीज़ है वो ये है कि जब ये आपस में एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पर ये बना लेते हैं एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये मोनोसेकेराइड के यूनिट यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए हों, जिसके साथ मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में N भी लगाया था और ये यहाँ पर भी है, यानी ये बहुत सारे ग्लूकोज़ के जो यूनिट्स हैं ये आपस में मिलते हैं तो ये हमारे पास एक चीज़ बनाते हैं जिसको कि हमने नॉर्मली ग्लाइकोजन भी पढ़ा और इस तरह से हम लोगों ने दूसरी चीज़ें भी पढ़ी। तो ये तो एक ग्लूकोज़ का यूनिट था जिसको कि हम लोगों ने ग्लाइकोजन में देखा, जिसको कि हम लोगों ने स्टार्च में देखा। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि अगर ये ही चीज़ इस तरीके से हो कि ये यहाँ पर बीटा लिंकेज में है, ये ग्लूकोज़ जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, अगर यही ग्लूकोज़ यहाँ पर बीटा लिंकेज में हो तो ये बन जाता है हमारे पास क्या, ये यहाँ पर भी मैं बीटा बना देता हूँ, ये देखें ये भी बीटा हो गया। तो अगर यही चेन जो है तो थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनी हुई है इस तरह β14 के थ्रू, तो ये β14 लिंकेज में ये हमारे पास एक लंबी चेन जो है तो ये सेलुलोज बना देती है। तो
यहाँ तक तो आप लोगों को बात बड़ी अच्छे से समझ आई थी, मगर इसके बाद थोड़ी सी बातें कंफ्यूज होने लगी थी कि वो α14 लिंकेज में हमारे पास ग्लाइकोजन बन रहा था, β14 लिंकेज में हमारे पास सेलुलोज बन रहा था, लेकिन मैं जब आगे गया तो मैंने कुछ नए स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बताए। तो मैं आप लोगों को एक बेसिक सी चीज़ें बेसिक एक स्ट्रक्चर बना के मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका इनसाइट देना चाहता हूँ कि ये असल में हुआ क्या। ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है कि ये पॉलीसेकेराइड जब भी मैं ड्रा करूँगा तो मैं जस्ट 2 की लिंकेज बताऊँगा, तीसरा नहीं बताऊँगा। आप लोगों ने अपने जहन में ये रखना है कि ये एक लंबी चेन है, यानी ये एक एन लिंकेज है। अच्छा, ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में मिल के एक लंबी चेन बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पर 2 के दरमियान में बॉन्डिंग करूँगा तो ये मतलब नहीं होगा कि ये सिर्फ 2 हैं, ये पूरी एक लंबी चेन होगी। तो मैंने जब आप लोगों को होमोपॉलीसेकेराइड पढ़ाया तो होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर क्या होता है कि जब सेम यूनिट्स जो हैं तो वो आपस में मिले हुए हों। सेम यूनिट्स मिले हुए होने का मतलब ये था कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सेलुलोज है, तो सेलुलोज में सारे के सारे β14 लिंकेज के साथ मिले हुए हैं, सारे के सारे बीटा ग्लूकोज ही थे। तो जब हम लोग थोड़े से आगे गए होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर, तो हम लोगों ने होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर एक चीज़ देखी थी, दैट वाज के इसके अंदर सेलुलोज भी आता है, इसके अंदर पैक्टिन भी आता है, इसके अंदर चिटिन भी आता है। ठीक है, ये पैक्टिन और चिटिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पैक्टिन और चिटिन हम लोगों ने देखा था। तो पैक्टिन और चिटिन में क्या ऐसी चीज़ नहीं आई जिसने कि उसे पैक्टिन बनाया, जिसने कि उसे चिटिन बनाया। तो सॉरी, मैं इसको प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, ये चिटिन नहीं है, ये काइटिन है, इसको काइटिन बोला जाता है। हम लोगों ने चूँकि ज़माने जाहिलियत से इसे चिटिन पढ़ा था तो इस वजह से मेरे मुंह से वो चिटिन निकलता है। ये असल में ये वर्ड है काइटिन। तो ये होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर ही आप इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा गौर से देखिए ताकि आप लोगों को ये बात समझ आए कि मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक ग्लूकोज का यूनिट, मैं भी बात कर रहा हूँ पैक्टिन के बारे में। अच्छा, पैक्टिन एक होमोपॉलीसेकेराइड है। आप लोग कह रहे होंगे कि मैं ये रिपीट क्यों कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है, आप इसको देखते जाएं। इस लेक्चर को आखिर तक देखेंगे तो आपको मेरा मकसद समझ आ जाएगी। पैक्टिन में ऐसे होता है कि वही ग्लूकोज का एक यूनिट है, एक ग्लूकोज का जो यूनिट है यहाँ पे दूसरे एक ग्लूकोज के यूनिट के साथ मिला हुआ है, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं है। अगर मैं इसको ग्लूकोज बनाता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर ये CH2OH हो गया, ये H, ये H, ये H और ये H, और मैं यहाँ पर इसको भी एक ग्लूकोज बना देता हूँ। ये देखिए। अच्छा, अब आप लोगों को बात की समझ आएगी कि ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। अब होता कुछ यूँ है कि ये एक ग्लूकोज मैंने बनाया हुआ है। ये क्या है, एक ग्लूकोज का यूनिट है और ये दूसरा ग्लूकोज का यूनिट है। ये दोनों अल्फ़ा डी ग्लूकोज हैं, क्योंकि इसका ये पोजीशन नीचे है, ये अल्फ़ा हो गया। ठीक है बात। अब मैं आप लोगों को इसमें बताता हूँ कि ये कैसे चेंज होते हैं। होता यूँ है कि जब ग्लूकोज का ये जो 5th नंबर का जो कार्बन है ना, अगर ये 5th नंबर के कार्बन के ऊपर से मैं ये चीज़ें हटा दूँ CH2OH और इसकी जगह मैं लगा दूँ क्या, COOH, और मैं यहाँ पर भी इसको मिटा रहा हूँ, इसको भी अगर मैं कर दूँ CH2OH को हटा के क्या कर दूँ COOH, तो ये जो चीज़ बनती है ये अब ग्लूकोज नहीं रहा, इसका नाम है अल्फ़ा डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड। क्या है, अल्फ़ा डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड हो गया। ये क्यों ये ग्लूक्यूरोनिक एसिड हो गया हमारे पास, क्योंकि ये अब हमारे पास ग्लूकोज नहीं रहा, क्योंकि इसका यहाँ पर जो 5 नंबर कार्बन के ऊपर जो ग्रुप है ये COOH हो गया है। तो आप लोगों को मालूम है
कि मैं ये बात आप लोगों से क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम लोग पैक्टिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पैक्टिन के अंदर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पैक्टिन के अंदर हमारे पास ये जो बॉन्डिंग है ये दो ग्लूकोज के अंदर नहीं होती, बल्कि ये हमारे पास दो ग्लूकुरोनिक एसिड आपस में मिल के एक लंबी चेन बनाते हैं और इस तरह से ये पैक्टिन बन जाता है। तो चेंज कहाँ पे आई, यहाँ पर आई, ये इस जगह के ऊपर, यानी 5 नंबर कार्बन के साथ क्या लग गया, COOH, तो ये बन जाता है अल्फा डी ग्लूकुरोनिक एसिड। जब ये डी ग्लूकुरोनिक एसिड आपस में एक दूसरे के साथ एक बॉन्डिंग के थ्रू मिलते हैं 1,4 लिंकेज के थ्रू और एक लंबी चेन बनाते हैं तो ये चीज़ बन जाती है पैक्टिन। पैक्टिन क्या चीज़ है, आप लोगों ने कभी जेली खाई है, जेली, ये जो जेलेटिन होता है, ये जो थिकनिंग एजेंट होता है हमारे पास, ये हम लोग प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट्स के डिफरेंट सेल्स से हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सेल्स के अंदर एक ख़ास किस्म का कंपोनेंट पाया जाता है जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके अपने इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं और ये पैक्टिन जो है ये एक थिकनिंग एजेंट के तौर के ऊपर हमारे पास यूज़ हो जाता है, जो कि जेली लाइक सब्सटेंस बनाता है जिसको हम लोग जैम्स और जेलीस के अंदर यूज़ करके अपनी उसको मज़ेदार बनाते हैं। तो अगर आप लोग जो जेली वगैरह खाते हैं, जो टॉफ़ी खाते हैं, जो च्युइंगम खाते हैं, जो जैम्स खाते हैं, अगर उसके अंदर वो थिक ना हो और वो बिल्कुल पानी की तरह हो तो वो आपको वो एहसास नहीं दे पाता कि जो आपको पैलेटेबल हो। तो ये पैक्टिन वो कंपाउंड है जो कि आप लोगों को इस तरह से एक केमिस्ट्री देता है, थ्रू अल्फ़ा 1,4 लिंकेज के ये बनता है और इसमें ग्लूकोज की बजाय ग्लूकुरोनिक एसिड आप इसमें लगे हुए होते हैं। दूसरी जो होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर जो चीज़ हम लोगों ने उस दिन मिस की थी, जो हम लोगों ने नहीं देखी थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास ये जो काइटिन है, ये काइटिन क्या चीज़ है, तो सुन लें कि काइटिन ये चीज़ है कि आप लोगों ने देखा होगा जितने भी इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के बाहर एक एक्सोस्केलेटन होता है। ये एक्सोस्केलेटन जो कि उनके बाहर होता है, जो आपने कीड़े मकोड़े देखे होंगे तो उनको अगर आप हाथ में उठा के देखें, जिस तरह के क्रैब्स को आप देखें, क्रैब्स अगर आप लोगों ने देखे हों, जिस तरह के आप लोगों ने लॉबस्टर्स देखे हों, और जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं हमारे पास दुनिया के अंदर, जिस तरह के बिच्छू हो गया, जिस तरह के फिरने वाले कीड़े मकोड़े हो गए, इनके ऊपर एक शेल होता है जो कि बहुत ज़्यादा सख्त होता है। ये शेल जो है ये काइटिन से मिलकर बना होता है। अब काइटिन की केमिस्ट्री क्या है, काइटिन की केमिस्ट्री ये है कि हम एक ग्लूकोज बनाते हैं, ये हमारे पास एक ग्लूकोज बन गया, ये दूसरा ग्लूकोज है। मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैं सिर्फ 2 बनाऊंगा, लेकिन 2 का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ 2 होते हैं, बल्कि ये पूरी की पूरी पॉलीसेकेराइड चेन है। ये हमारे पास एक ग्लूकोज है और ये हमारे पास एक दूसरा ग्लूकोज है। लेकिन इस ग्लूकोज में फ़र्क कहाँ पे होता है, वो मैं फ़र्क आप लोगों को पहले ग्लूकोज बनाता हूँ और फिर मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। असल में ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज है, बीटा। ठीक है जी, ये एक बीटा ग्लूकोज है, ये भी बीटा बना देते हैं। जब ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज बन जाता है तो काइटिन के अंदर एक चेंज आती है। काइटिन के अंदर ये जो सेकंड नंबर का जो कार्बन है ना, ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला जो कार्बन है, ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है, ये इस तरह से होता है कि ये सेकंड नंबर कार्बन के साथ यहाँ पर ये जो OH है ना, ये रिप्लेस हो जाता है किस चीज़ के साथ, ये जनाब अली रिप्लेस हो जाता है एक नई चीज़ के साथ जिसको हम लोग बोलते हैं N-एसिटाइल। ये क्या है, N-एसिटाइल। यहाँ पर भी NH, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये जब आपस में बीटा 1,4 लिंकेज के थ्रू यहाँ पर मिलेंगे, ये 4 नंबर है ना, तो ये जब यहाँ पर बीटा 1,4 लिंकेज के थ्रू मिलेंगे, इधर मैं लिख देता हूँ बीटा 1,4, तो ये
एसिटाइल, इसका क्या नाम है? इसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और ये जब दूसरे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के साथ आपस में मिलता है, यानी ये जो मैंने यहाँ पर बनाया ना, ये पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर, ये देखें, ये पूरे का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। जब एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन दूसरे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के साथ 1,4 लिंकेज के थ्रू मिलेगा, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे काइटिन। और ये काइटिन ही वो चीज़ है जो कि हमारे इंसेक्ट्स को ऊपर एक्सोस्केलेटन को सख्तपन देता है। अगर ये वाला कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर ना हो तो हमारे इंसेक्ट्स के अंदर वो सख्तपन ना आए, वो उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो भी हमारी तरह नरम हो और उनको लोग कुचल के जा सकें। तो अल्लाह ताला ने इंसेक्ट्स को ये एक्सोस्केलेटन इसलिए दिया क्योंकि ये ज़मीन पर घूमने वाले बहुत छोटे जानदार होते हैं और कोई चीज़ इनके ऊपर पाँव रख कर इनको मार ना सके, इस वजह से इनके स्केलेटन जो हैं तो वो एक्सोस्केलेटन होते हैं, ताकि ये अपने बैरूनी शेल को अच्छे तरीके से डेवलप करके और ज़मीन के ऊपर मूवमेंट कर सकें। इसके अलावा जब ये तो एक जैसे यूनिट है ना, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और पेक्टिन के अंदर हमारे पास एक ग्लूकोयूरोनिक एसिड है। मैंने यहाँ पर एक गलती की है, मैं यहाँ पर उसको अभी दुरुस्त कर देता हूँ। ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन मैंने यहाँ पर ग्लूकोयूरोनिक एसिड मैंने यहाँ पर लिखा, ये असल में ग्लूकोयूरोनिक एसिड नहीं होता, ये होता है गैलेक्टोयूरोनिक एसिड। यानी ये जो कंपोनेंट है ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये देखें, ये मैं इधर गलती अभी दुरुस्त कर लेता हूँ, ये मुझसे गलती हो गई थी। और यहाँ पर भी ये ऊपर चला जाएगा, ये तो इसकी अब जो लिंकेज है 1,4 वाली वो इस तरीके से होगी। मैं इधर दोबारा कर देता हूँ, ये इस तरह से। तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा गैलेक्टोयूरोनिक एसिड। ये क्या है? गैलेक्टो। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, ये गैलेक्टोयूरोनिक एसिड है। तो जब आप देखते हैं कि गैलेक्टोयूरोनिक एसिड आपस में मिलते हैं तो ये बना देते हैं पेक्टिन। ये ग्लूकोयूरोनिक नहीं था, ये गैलेक्टोयूरोनिक था। ये मुझसे टेक्निकली मिस्टेक हो गई, मैं इससे अच्छा कि मुझे नज़र आ गया था। अच्छा, हमने फिर बाद में देखा कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड कैसे बनते हैं। तो मैंने आप लोगों को उस दिन बुक से पढ़ाया था कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड कैसे हैं। मैं भी आप लोगों को खुद ड्रा करके इसलिए समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैकेनिज़्म समझ आ सके कि क्या है। तो मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था और वो वर्ड था हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड। तो हम पहले हाइलुरोनिक एसिड को देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैंने अभी आपको पिछले 2 स्ट्रक्चर्स क्यों बताए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये मैं एक बना रहा हूँ हाइलुरोनिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो 2 ग्लूकोज के यूनिट्स मैं यहाँ पर लगाता हूँ, लेकिन ये डेफिनेटली ग्लूकोज नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है, तो सुन लेंगे ये क्या है। हमने ऊपर जो पेक्टिन में गैलेक्टोयूरोनिक एसिड देखा था ना, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस हाइलुरोनिक एसिड के अंदर हमारे पास आ जाता है क्या? गैलेक्टोयूरोनिक एसिड। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड के अंदर हमारे पास एक ग्लूकोयूरोनिक एसिड आ जाता है। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ग्लूकोयूरोनिक एसिड। और इसके साथ हमारे पास आ जाता है ग्लूकोयूरोनिक एसिड, आप लोगों ने याद रखना है। और दूसरा याद रखना है एन एसिटाइल। ये मैं इसको थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ ताकि स्ट्रक्चर लिखते हुए हमें ख़राबी ना हो। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ग्लूकोयूरोनिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दिया था कि 5 नंबर के ऊपर COOH लग जाएगा। बाकी हमारे पास वही का वही होगा जिस तरह के हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये मिलेगा, ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड मिलेगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के साथ। तो ग्लूकोसामीन बनाने का तरीका भी आप लोगों ने देखा कि ग्लूकोसामीन कैसे बनता है। ये यहाँ पर ये ग्लूकोज बन गया,
ये ग्लूकोज बन गया, और मैं अभी इसके सेकंड नंबर के साथ से ये हटा के और मैं यहाँ पर लगा दूँगा एक एसिटाइलमीन, और ये आप इसमें किस लिंकेज के थ्रू मिलते हैं? ये आप इसमें β13 लिंकेज के थ्रू मिलते हैं, β13। ये देखें, ये 1 है और ये 3 है, तो ये आप इसमें यहाँ पर ऐसे मिलेंगे, ये वाला और ये वाला आप इसमें मिलेंगे, और इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आप इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू मिलते हैं। तो हमारे पास आप लोगों ने देखा कि हाइलुरोनिक एसिड, जो कि मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि ये एक हमारे पास जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बोन्स के दरमियान में होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड के अंदर होता है, दो बोन्स की आपस में रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए ये एक कनेक्टिव टिश्यू के तौर के पर काम करता है। ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है कि जो लिक्विड शेप का होता है और ये लिक्विफाई करता है, हमारी बोन्स के अंदर रेजिस्टेंस को दूर करता है। तो इसके जो मेजर कंपोनेंट हैं वो हैं ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, तो अब आप लोगों को एक सीक्वेंस में समझ आ गई होगी कि मैंने आप लोगों को गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, ग्लूकोयूरोनिक एसिड और N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन क्यों बताया। तो हाइलुरोनिक एसिड इसलिए हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, ये इसलिए ये एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है क्योंकि इसके अंदर एक ग्लूकोयूरोनिक एसिड है और दूसरा N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, यानी ये दोनों डिफरेंट हैं, और इसी तरीके से ये डिफरेंट आगे जाके एक N लिंकेज के थ्रू आप इसमें मिल जाते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना कि ये पॉलीसैकेराइड्स ही हैं। अब मैं इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आता हूँ ताकि आप लोगों को वही चीज़ दोबारा से रिव्यू हो जाए कि हम लोगों ने एक और चीज़ भी पढ़ी थी, और वो चीज़ क्या थी? वो थी जनाब कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। ये कॉन्ड्राइटिन सल्फेट कैसे होता है? दोबारा से मैं आप लोगों को वही चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और अब मैं इसे ग्लूकोज नहीं बनाऊंगा, मैं अब इसे डायरेक्टली ही ग्लूकोयूरोनिक एसिड बनाऊंगा। ठीक है, तो ये है जनाब ग्लूकोयूरोनिक एसिड, COOH। यहाँ पर ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड है। जब ये एक ग्लूकोयूरोनिक एसिड मिल जाता है किसके साथ? चूंकि ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, तो ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड आपस में इस तरीके से मिलेंगे। ये देखिए, अब चूंकि ये कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है तो आप याद रखें कि इसके अंदर दो किस्म की चीज़ें आएंगी। एक तो इसके अंदर N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन आएगा, ये देखें ये N-एसिटाइल हो गया, और दूसरा इसके पास यहाँ पर एक अदद SO3 लग जाएगा इस जगह पे, यानी 4 नंबर कार्बन के ऊपर। तो जब हमारे पास ये लगेगा बाकी सारे का सारा वही वाला ग्लूकोज है, ये देखिए बाकी वही वाला ग्लूकोज का ग्लूकोज ही होगा, सिर्फ चेंजेस किस जगह पर आई? हमारे पास एक जगह पे N-एसिटाइल लग गया और एक जगह पे सल्फेट लग गया। तो जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो ये आपस में किस लिंकेज के थ्रू मिलेंगी? ये आपस में मिलेंगी β13 के थ्रू। ये वही वाली, ये देखें ये β13, ये तो ये β13 के थ्रू जब यहाँ पर मिली तो कौन कौन सी चीज़ मिली? ये है एक तो ग्लूकोयूरोनिक एसिड, और आपस में दूसरी क्या चीज़ मिली इसके साथ? इसका नाम है जनाब N-एसिटाइल
गैलेक्टोसेमाइन सल्फेट। ये देखें, गैलेक्टोसेमाइन क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पर गैलेक्टोज वाली जगह को रिमूव करके इसने लिया हुआ है, क्योंकि ये 4 नंबर के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल था वो SO3 के साथ रिमूव हो गया। तो SO3 के साथ जब ये रिमूव हुआ तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन सल्फेट। तो सल्फेट भी आ गया, एन एसिटाइल भी आ गया, गैलेक्टोसेमाइन भी आ गया। तो जब ये आप इसमें β13 लिंकेज के थ्रू मिलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। तो क्यों ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड था? क्योंकि इसके अंदर एक अदद ग्लूकुरोनिक एसिड था और दूसरा था एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन गैलेक्टोसेमीन सल्फेट। तो ये जो हमारे पास उस दिन हम लोगों ने हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स पढ़े थे, वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड एक्चुअली इस तरीके से आपस में मिलकर आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। आप लोगों ने इसकी सारी की सारी तफसील अपनी बुक्स को, जो कि मैंने आपको रेफ़र की हैं, जिसके अंदर चैटर्जी की बुक है, जिसके अंदर सत्यनारायण की बुक है, हाशमी एंड हाशमी है, हार्पर है, आप इन बुक्स को रेफ़र करके ये सारी की सारी चीज़ को आप देख सकते हैं। जो तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे कि इसके नाम से ही वाज़ेह है कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या चीज़ है। ग्लाइकोप्रोटीन वो चीज़ है कि द ग्लाइकोप्रोटीन हैव ब्रांच्ड ओलिगोसेकेराइड चेन कोवेलेंटली अटैच्ड टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी अगर कोई ग्लूकोज का यूनिट किसी भी तरीके से किसी एक ग्रुप के साथ मिलके, यानी किसी एक ग्रुप के साथ, मैं यहाँ पर इस OH के साथ मैं इसका H रिमूव करके और यहाँ पर एक R लगा देता हूँ, और ये R जो है तो कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन हो, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है तो इस कार्बोहाइड्रेट को क्या बना देती है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन आर एक्चुअली द पॉलीपेप्टाइड चेन कोवेलेंटली बॉन्ड विद द ग्लूकोज, एंड व्हेन दे फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड चेन दीज आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे, आप लोगों ने जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा होगा तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास ऊपर जो हैं, तो आप लोगों ने देखे होंगे कि सेल मेम्ब्रेन इज़ बाउंडेड विद ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन को इस तरीके से बनाया जाता है, देखा, याद आ रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन को इस तरीके से बनाया जाता है। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन के साथ बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसकी वजह से हमारे डिफरेंट किस्म के काम चल रहे होते हैं, जिसमें कि सबसे अहम काम हमारा ब्लड ग्रुपिंग है। हमारी जो ब्लड ग्रुपिंग्स हैं, हमारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं, वो एक्चुअली इन ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से ही डिफ़ाइन होते हैं, जो कि फिर बाद में A, B, O और AB के थ्रू हम लोग देखते हैं। मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि हमारे पास जो ब्लड के अंदर जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो ब्लड ग्रुप A होता है, ब्लड ग्रुप B होता है, ब्लड ग्रुप O होता है, ब्लड ग्रुप AB होता है। ये असल में किस वजह से चेंज होते हैं? ये डिफरेंट किस्म के पॉलीपेप्टाइड चेन की कन्फिग्रेशन की वजह से हम इनको ब्लड ग्रुप A, B, O और AB में डिवाइड करते हैं। तो असल में ये सेल जो कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इन रेड ब्लड सेल्स के साथ लगे हुए ग्लाइकोप्रोटीन ही से डिफ़ाइन करते हैं कि इन्होंने कौन से वाला ब्लड ग्रुप बनना है। इसके अलावा ये जो हमारे पास बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है, इसके अंदर भी डिफरेंट किस्म के जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, यही ग्लाइकोप्रोटीन्स उनको रेजिस्टेंट बनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स के अगेंस्ट। यानी यही ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं कि जिनकी वजह से ड्रग्स उनके ऊपर असर नहीं करती और वो अपने इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को चेंज करके ड्रग्स के अगेंस्ट जो है तो वो रेजिस्टेंस डेवलप करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर्स के अंदर भी। यानी जब कैंसर सेल्स डेवलप होते हैं तो वो जो कैंसर का जो सेल होता है असल में वो मैलिग्नेंट इसी वजह से हो जाता है कि उसके ऊपर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये चेंज हो जाते हैं और
जो सेल के सिग्नल्स होते हैं वो सेल के सिग्नल्स इसको सही तरीके से नहीं पहुंच सकते जो कि मिलने चाहिए एक ओरिजिनल सेल को, जिसकी वजह से वो सेल अपने अंदर जो है तो डिवीज़न एब्रप्ट डिवीज़न करता रहता है और वो एब्रप्ट किस्म की माइटोसिस करके वो हमारे अंदर कैंसर सेल्स डेवलप करता है, जो कि फिर एक एब्रप्ट ग्रोथ हो जाती है। एक्चुअली कैंसर सेल्स का डिवाइड होना ये भी इन ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह ही होती है, जो कि इनको इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की वो देती है। और इसी तरीके से जो वायरस की जो ग्रोथ है, वायरस के अंदर भी जो है तो डिफरेंट किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन्स जो उसके उसके बाहर मेम्ब्रेन के साथ होते हैं वही उसको रेजिस्टेंट करते हैं कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स के अगेंस्ट जो है तो अपनी रेजिस्टेंस को शो करे। तो जस्ट इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जो कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये अगर एक ग्लूकोज यूनिट है और इसके साथ लगा हुआ है एक अदद लाइसिन, एक अदद आर्जिनिन, एक अदद जो है ग्लाइसिन, एक अदद जो है तो कोई भी दूसरे एमाइनो एसिड लगे हुए हों, तो ये डिफरेंट किस्म की एमाइनो एसिड की कन्फिग्रेशन जो होती है ये इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने में मदद देती है। तो होपफुली आप लोगों ने आज जो चीज़ देखी है वो जस्ट आप लोगों को ये एक ओवरव्यू देना था कि कोई भी जो आप लोग होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स देखते हैं उनके अंदर ये जो यूनिट्स लगी हुई होती हैं ये किस कन्फिग्रेशन में और किस अंदाज में लगी हुई होती हैं, ताकि आप लोगों को बुक्स पढ़ते हुए कोई किसी किस्म की मुश्किल ना हो। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर को। अगर इसमें मज़ीद आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग ऑन कैंपस इसको स्टडी करेंगे। और वो बच्चे जिन्होंने कि हमारी क्लासेस शुरू से ज्वाइन नहीं की थी ऑन कैंपस, उनके लिए मैं फाउंडेशन क्लासेस के तौर के ऊपर अलहदा से लेक्चर्स अपलोड करूँगा, जो कि मौजूदा बच्चे भी देख सकते हैं और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हुई कार्बोहाइड्रेट को, जिनको इन स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं समझ आ रही, उनके लिए मैं अलहदा से भी लेक्चर्स अपलोड करूँगा जो कि आप रिपीटेडली देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम लोग कल से एक नया चैप्टर का आगाज़ करेंगे। लेट्स सी कि या प्रोटीन या लिपिड जो भी मुझे मुनासिब लगा, हम लोग कल से उस चीज़ का आगाज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।